हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नोहब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com। learnohub.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलेंगे हर एक चैप्टर, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट के कंसेप्ट को समझेंगे फ्रॉम द चैप्टर न्यूक्लियाई। इससे पहले हमने न्यूक्लियाई के बारे में इसके फर्स्ट वाले वीडियो में कवर कर रखा है, तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो उसको भी ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं टॉपिक न्यूक्लियर रेडिएशन से। देखो, न्यूक्लियर रेडिएशन या फिर ये जो डीकेज होती है, इनके बारे में हमने पहले वीडियो में भी थोड़े बहुत डिस्कशन किए हैं। तो अभी जो हम इस वीडियो में जो भी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो मैक्सली या फिर मोस्टली रिलेटेड टू थ्योरेटिकली है, वो उसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स कुछ है नहीं। रेडिएशंस क्या कहती है हमें पता है क्या? रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियाई होती है, जिसके जो कंटिन्यूअसली डीके होते रहती, तो उसके साथ साथ वहां से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं। तो इसको पहली बार ऑब्जर्व किया था रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट में, अपने एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा था कि जब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को एक लीड बॉक्स में, लीड की बनी हुई एक बॉक्स में रख दिया जाता है, तब वो एंड लीड बॉक्स एंड अलाउ एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पे मान लो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर रख दिया जाए, तो एक स्मॉल होल से यहाँ से जो एमिशन है वो हो रही होती है। किसकी एमिशन होती है? रेडिएशंस की। रेडिएशन किस तरह के हो सकते हैं? अल्फा रे, बीटा रे, अल्फा डीके, बीटा डीके, जो गामा होती है, गामा डीके होती है। तो इसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड में आए, तो ये फॉर्म में आते हैं किसके? दे स्प्लिट्स इनटू 3 पार्ट्स, अल्फा, बीटा एंड गामा, जो कि इस इमेज में आपको दिखाया गया है कि ये एक न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, जो कि कंटिन्यूअसली क्या है? रेडिएशन एमिट कर रही है इन फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। ओके, नाउ ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस रेडिएट होती है, तो इस पे बेस्ड ये 4 रेडियो एक्टिव सीरीज है। कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होगी वो इन 4 सीरीज को फॉलो करेगी, ठीक है। पहली सीरीज आती है थोरियम की, दूसरी आती है नेप्ट्यूनियम की, यूरेनियम के, एंड देन यूरेनियम एक्टिनियम की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके लेवल के लिए, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप इसको लिख के या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स है इससे रिलेटेड कि अगर आइसोटोप है दैट रिजल्ट्स फॉर्म अ रेडियो एक्टिव डीके, मतलब कोई एक न्यूक्लियस, उसकी एक आइसोटोप बनी, किसके वजह से? रेडियो एक्टिव डीके के वजह से। तो मोस्ट प्रोबेबली या फिर बहुत हाई चांसेस है कि वो आइसोटोप जो है वो भी रेडियो एक्टिव हो और फर्दर वो डीके करे, ठीक है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के वजह से जो आइसोटोप बनी है, रेडियो एक्टिव डीके के वजह से जो आइसोटोप बनी है, वो आइसोटोप भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा, इतना हमें समझना है। ओके, द सीक्वेंस ऑफ दिस डीकेज एज रेडियो एक्टिव सीरीज, इसे हम रेडियो एक्टिव सीरीज कहते हैं। मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियेट फाउंड इन नेचर आर मेंबर्स ऑफ दिस 4 सीरीज, मतलब जितने भी है मैक्सिमम जनरल, अगर हम इसको लाइक नैरो डाउन करते हैं, तो हमारे पास ये 4 सीरीज आएंगी जिसपे बेस सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है इस पे डिपेंड करेगी। ओके, देखो ये थोरियम है, ये थोरियम वाली सीरीज है, इसमें मास चेंज जो होती है वो 4n टर्म्स में होती है, ठीक है। नेप्ट्यूनियम की बात करें तो 4n+1 टर्म में होती है। यूरेनियम एक्टिनियम, या फिर इसे एक्टिनियम भी कहा जाता है, सो 4n+3 में ये आती है। ओके, तो देखो इसकी जो पेरेंट आइसोटोप होगी जिससे ये डीके होके बनी होगी, वो क्या होगी? 232 थोरियम, सिमिलरली 237 नेप्ट्यूनियम, सिमिलरली 238 यूरेनियम, और ये यूरेनियम का ही आइसोटोप है 235 यूरेनियम। ओके, इसकी सारे की T½ जो है, मैं इसे अच्छे से रिमूव कर दे, T½ यानी कि इसकी हाफ लाइफ क्या होती है आपको पता ही है। तो ये सब हमने डिस्कस कर रखा है पहले। ओके,
तो ये जो बार बार आप देख रहे हो कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है या फिर रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, कुछ दूसरा न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। फिर उसका जैसे कि इस रेडियो एक्टिव सीरीज में ही कहा गया था कि अगर आइसोटोप एक रेडियो एक्टिव डीके की वजह से बना है तो वो आइसोटोप भी रेडियो एक्टिव होगा एंड फर्दर डीके करेगा। तो इस तरह के डीके या फिर डिसइंटीग्रेशन को हम कहेंगे सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। तो जैसे कि ए कोई एक न्यूक्लियस है, इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ बी में, बी भी कोई एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बनी, फिर इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ सी में एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अगर हम कंसीडर करते हैं इसकी डिसइंटीग्रेशन यानी कि कांस्टेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जिसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ डीके कांस्टेंट λ1, इसके हम कंसीडर करते हैं λ2, ठीक है। अब अगर मैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन निकालू ऑफ ए, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए, ये कितना होगा डी, अच्छा इसके लिए डिसइंटीग्रेशन n1, इसके लिए n2, ठीक है। सो dn1 dt इक्वल्स टू λ1 n1, ये मैं लिख सकता हूं dn1 dt इक्वल्स टू λ1 n1। अच्छा यही रेट थोड़ा ध्यान से समझना, जिस रेट में ये डिसइंटीग्रेट हो रही है उसी रेट में तो इसका फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। सिंपल सी बात है, देखो आपके पास एक बकेट है और आपके पास एक मग है, जिस रेट से आप और आपके मग में पानी है, ठीक है, जिस रेट से आप पानी को खाली करोगे उसी रेट से आप बकेट को भर रहे हो, है ना, समझ में आ रही है ना बात। तो डिसइंटीग्रेशन जिस रेट से होगा फॉर्मेशन सेम रेट से होगा, ठीक है। यहां तक समझ आ रही कि जिस रेट में ए डिसइंटीग्रेट होगी उस रेट में बी का फॉर्मेशन होगा। अब अगर बात करते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, अगर बी की मैं बात करूं डिसइंटीग्रेशन की, तो इसमें क्या होगी dn2 dt इक्वल्स टू λ2 n2। यहां तक समझ आया ये कैसे डिसइंटीग्रेशन होगा, ये सब मैंने बता चुका है पिछले वाले वीडियो में, इसको किस तरह से लिख रहे। और यही डिसइंटीग्रेशन जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी हम लिख सकते, सी हम लिख सकते हैं, ऑफ सी हम लिख सकते हैं। तो नेट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी अगर मैं कैलकुलेट करूं, बी का नेट रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी माइनस डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी टू सी, ठीक है। सो नेट रेट अगर मैं निकालूं डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा, this minus this, so λ1 n1 minus λ2 n2, ठीक है, λ1 n1 इक्वल्स माइनस λ2 n2। अब अगर मैं लिख रहा हूं if λ1 n1 इक्वल्स टू λ2 n2, मतलब दोनों की ही रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ए की और बी की अगर सेम है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ठीक है, समझ में आ रही है। कब कहेंगे, जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, राइट, मतलब फॉर्मे, या फिर इस तरह से भी कह सकते हो कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तब हम क्या कहेंगे कि इट इज एट रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही है बात कि रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या कहा जा रहा है। अच्छा, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम अगर हो तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, एक दूसरे कलर यूज करते हैं कुछ, ठीक है। अगर λ1 n1 इक्वल्स टू λ2 n2 हो रहा हो, सो वी कैन सिंपली राइट λ1 बाई λ2 इक्वल्स टू n1 बाई n2, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर इसकी मीन लाइफ की बात करें तो t2 बाई t1 एंड सिमिलरली
t half of 2 by t half of 1। इस इक्वेशन पे बेस्ड हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बट इससे क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है जनरली। ओके, समझ में आ गई बात, क्या मैं बताना चाहता हूं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में। अब ये सी के जगह पे और आगे भी डिसइंटीग्रेट हो सकती है, डी ई एफ, ठीक है, तो ये चलता रहेगा। और इसी को हम क्या, यहाँ पे हमने एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज समझी, दैट इज रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है कि जब एक न्यूक्लियस को, देखो न्यूक्लियर रिएक्शन जो हम इससे पहले पढ़ रहे थे रेडियो एक्टिविटी, जहां पे हमने ये कंसिडर करा था ये एक कंटिन्यूअस डीके प्रोसेस हो रही है। ओके, वो तो सही है, बट अगर कोई न्यूक्लियस है, राइट, कोई न्यूक्लियस है, इसे मैं अगर आर्टिफिशियली भी इसे अगर रेडियो एक्टिव बनाना चाहूँ, कोई हैवी न्यूक्लियस है जिसे मैं आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, आर्टिफिशियली किस तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन को किया जा सकता है, बाय बॉम्बार्डिंग विथ सम प्रोजेक्टाइल मतलब कुछ इंसिडेंट पार्टिकल, कुछ कोलिजन के मदद से, मतलब एक न्यूक्लियस है, इसे मैं कोई दूसरे पार्टिकल से इसे कोलाइड करवा रहा हूं, एंड देन इट इज स्प्लिटिंग इनटू सम डिफरेंट पार्ट्स, उसे हम समझेंगे। ओके, एक बार इसे पढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस आर प्रोसेस इन विच वन और मोर न्यूक्लियाइड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोलिजन बिटवीन टू एटॉमिक न्यूक्लियाई और वन एटॉमिक न्यूक्लियस इन द सब एटॉमिक पार्टिकल। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती है इसमें सिर्फ हम कंसिडर करते हैं कि सिर्फ जो न्यूक्लियस है उनका रिएक्शन हो रहा है, या फिर सिर्फ वही पार्टिसिपेट करें, आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका हम कंसिडरेशन नहीं करते हैं। ओके, तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होती है, एक रहती है आई, दैट इज द इंसिडेंट पार्टिकल, और एक रहती है टारगेट न्यूक्लियस, राइट, जिस पे हम इंसिडेंट कर रहे हैं। सो टारगेट न्यूक्लियस, जिसे हम पेरेंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। ओके, अब इस पे कोलिजन होने के बाद ये एक हाईली अनस्टेबल स्टेट में आती है जिसे हम कहते हैं सी स्टार और कंपाउंड न्यूक्लियस। Then it splits into product nucleus P, product प्लस O क्या है, आउट गोइंग पार्टिकल्स, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह के पार्टिकल्स। ओके, तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन का जनरल इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, I plus T gives a compound nucleus and then further splits into a product and outgoing particles। ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। और क्या कंसीडर किया हमने कि इस टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही पार्टिसिपेट करती है, या फिर न्यूक्लियस का ही चेंज हम कंसीडर करते हैं, बाकी एटॉम्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं। ओके, बात करते हैं अब इसके क्यू वैल्यू की। क्यू वैल्यू क्या होती है, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन का क्यू वैल्यू ये डिफाइन करता है कि उस न्यूक्लियर रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब या फिर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ है। ठीक है, क्यू वैल्यू की एक्सप्रेशन को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, वह डेल्टा एम को आप एज अ मास डिफेक्ट कंसिडर कर सकते हो। डेल्टा एम क्या है, दैट इज मास ऑफ आई, यानी कि इंसिडेंट पार्टिकल, प्लस मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस, प्रोडक्ट, अच्छा ये न्यूक्लियस आप लिख दो, न्यूक्लियाई या फिर न्यूक्लियस कुछ भी, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल्स और रेडियोएक्टिव और रेडिएशंस। यहां पे आउटगोइंग पार्टिकल्स और रेडिएशंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं क्यू वैल्यू को। ओके, अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव होती है, इफ क्यू वैल्यू इज पॉजिटिव, तब इस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोवर्जिक रिएक्शंस कहेंगे। क्या कहेंगे,
एक्सोर्जिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हो रही है, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स यानी कि जो इंसिडेंट पार्टिकल है प्लस टारगेट न्यूक्लियाई, इसकी मास ज्यादा होगी मास ऑफ द प्रोडक्ट। सो वी कैन सिंपली राइट Mi प्लस Mt इज ग्रेटर देन Mp प्लस Mo। ठीक है, अगर Q वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसको हम क्या कहेंगे, एंडोएर्जिक रिएक्शन। ओके, इस केस में क्या हो रहा है, Mi प्लस Mt इज लेस देन Mp प्लस Mo। ठीक है, Q वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अच्छा, ये जो इंसिडेंट पार्टिकल आ रहा है जो टारगेट न्यूक्लियस से टकरा रहा है, तो इसके पास कुछ एक एनर्जी होगी जिसके वजह से ये टारगेट न्यूक्लियस को डीके या फिर टारगेट न्यूक्लियस का न्यूक्लियर रिएक्शन होने पे मजबूर कर रहा। तो वो जो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो एक न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन जरूरत पड़ती है फोटो करंट को स्टार्ट करने के लिए या फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए। तो जो मिनिमम, कभी थ्रेशोल्ड का मतलब ही मिनिमम हो जाता है, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसे ही हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। ओके, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लगेगी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, जिसे हम लिखते हैं ETH, और थ्रेशोल्ड एनर्जी उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं -Q Mi बाय Mt प्लस 1, इस तरह से। ओके, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है, ये मेजरली देखा गया है 3 फॉर्म में हो सकती है। इसके जो रेडिएशंस है वो 3 फॉर्म में निकल सकते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। एंड बीटा डीके में भी फिर 2 तरह के बीटा डीकेज होते हैं, उसको भी हम समझेंगे। अल्फा डीके में क्या होता है कि एक जो एमिटेड और जो एक नई पार्टिकल जो रेडिएशन रिलीज हो रही है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट न्यूक्लियाई देखा था और एक O देखा था जो आउटगोइंग पार्टिकल है। तो यहाँ पे अल्फा डीके में आउटगोइंग पार्टिकल जो होती है उसे हम एक अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और जनरली अल्फा पार्टिकल क्या होती है, एक हीलियम-24 न्यूक्लियाई को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ओके, नाउ एक बार इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अल्फा डीके इज अ टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डीके इन विच द एटॉमिक न्यूक्लियस एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, thereby ट्रांसफॉर्मिंग और डीकेइंग इनटू अ न्यू एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, देखो, पेरेंट न्यूक्लियाई यानी कि जो टारगेट न्यूक्लियाई उसे हम पेरेंट न्यूक्लियाई भी कहते हैं, जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई उसे हम डॉटर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ओके, तो पेरेंट न्यूक्लियस का डीके हुआ, ठीक है, डीके के वजह से क्या हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, प्लस क्या हुआ, एक डॉटर न्यूक्लियाई आया और कुछ आउटगोइंग पार्टिकल। ठीक है, तो यहां पे पेरेंट न्यूक्लियाई क्या है, 23892, ये है यूरेनियम 23892, ये है पेरेंट न्यूक्लियाई। इसका डीके हुआ। अब डीके आर्टिफिशियली हम लोग अगर बॉम्बार्डमेंट से कर रहे हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं। आप फर्स्ट पार्ट नहीं, सेकेंड पार्ट पे ध्यान देना है कि जब रिएक्शन हो रहा है या फिर रिएक्शन हो चुका है, उसका जो प्रोडक्ट है उस पे हम कंसेंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, हीलियम न्यूक्लियस जिसे हम अल्फा पार्टिकल कह रहे हैं, और ये क्या है, यहां से रिलीज हुआ और ये एक नया बन गया, दैट इज डॉटर न्यूक्लियस जिसे हम प्रोडक्ट न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये कौन सी एटम हो गई, ये कौन सी न्यूक्लियाई होगी, थोरियम 23490। मतलब जब अल्फा पार्टिकल का डीके होगा तो उस समय में जो एटॉमिक मास है वो कितने से घट जा रहा है, A-4 हो जाएगा, और जो एटॉमिक नंबर है वो Z-2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे नेप्टूनियम 23793, इसका अल्फा पार्टिकल डीके हुआ तो कितना बन गया, Pa233 एंड 91 प्लस ये अल्फा पार्टिकल डीके। इस तरह से कुछ एक एग्जाम्पल हमारे पास लिए गए हैं। मतलब क्या हो रहा है, हीलियम, ये कौन सा एटम है, कौन सा न्यूक्लियर, हीलियम-24, जब भी होगा तो इस तरह का रिएक्शन हम देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल में। अच्छा, इसकी अगर Q वैल्यू की बात करूं मैं, तो Q वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज मास ऑफ क्या, मास ऑफ द X, यानी कि मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। इसको मैं अगर अच्छे से डिफाइन करूं
तो मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई प्लस माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई 2 4। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्यों क्यू वैल्यू इस तरह से लिख रहे हैं? देखो क्यू वैल्यू क्या होती है थी, रिएक्टेंट इंटू सी स्क्वायर, है ना, ये है क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू हम कहां पे देखे थे? अभी हमने देखे थे कि डेल्टा एम सी स्क्वायर होती, तो डेल्टा एम क्या है, मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल प्लस मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियाई, ठीक है, माइनस मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ जो भी यहाँ पे आउटगोइंग पार्टिकल्स फॉर्म हुआ। तो इसको मैं अगर मान लेता हूं कि जो हमारे इंसिडेंट पार्टिकल है उसको मैंने अभी कंसीडर नहीं किया, फिर उसकी मास को 0 कंसीडर किया है, मैंने सेकंड पार्ट से कंसीडर कर रहा हूं। यहाँ पे क्या बताया, सेकंड पार्ट से कंसीडर कर रहा हूं। तो यहाँ पे सिंपली मैं पेरेंट न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई की पेरेंट न्यूक्लियाई की मास से डॉटर न्यूक्लियाई और हीलियम न्यूक्लियाई की न्यूक्लियस के मास को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूं इंटू सी स्क्वायर करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये क्यू वैल्यू मिल जाएगी। अब बात करते हैं बीटा डीके की। जैसे अल्फा डीके में एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रही थी या फिर अल्फा रेडिएशन रिलीज हो रहे थे, बीटा डीके में क्या है, बीटा रे जो है वो एमिट होगी, राइट, अल्फा डीके में, और बीटा रे जो है यहाँ पे एमिट होगी। तो बीटा डीके के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट एक बार फिर से चूंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो हम बता सकते हैं। देखो बीटा डीके 2 टाइप के हो सकते हैं, एक है प्लस बीटा डीके और पॉजिटिव बीटा डीके, एक है बीटा माइनस डीके। ओके, तो बीटा प्लस डीके कब होगी, जब एक प्रोटॉन का कन्वर्जन होगा एक न्यूट्रॉन में, तब हम उसे कहेंगे बीटा प्लस डीके। और जब इसका उल्टा होगा, दैट इज न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, तब होगी बीटा माइनस डीके। बीटा प्लस डीके में क्या होता है, बीटा माइनस डीके में क्या होता है, जो भी एक न्यूक्लियस है ए, सपोज करते हैं एक न्यूक्लियस है ए जिसकी एटॉमिक मास है एक्स, एक कंसिडर करते हैं, जिसके एक एटॉमिक मास है ए और इसकी एटॉमिक नंबर है जेड। इसका अगर बीटा डीके होगा तो ये बनेगा कुछ एक टर्म वाई, जहां पे ए जो है दैट इज द एटॉमिक मास है वो सेम रहेगी। अगर बीटा माइनस डीके हो रहा है तो जेड प्लस 1 हो जाएगा। साथ ही साथ एक हमारा रिलीज होगा क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन -1, ओके, इलेक्ट्रॉन की चार्ज माइनस होगी सिमिलरली, ओके। और साथ ही साथ एक नया पार्टिकल, जो एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, दैट इज एंटी न्यूट्रिनो, ये रिलीज होगा। और इसी को हम बोलते हैं क्या, माइनस बीटा माइनस पार्टिकल और बीटा रे, ठीक है, बीटा पार्टिकल। ठीक है, और अगर बीटा प्लस डीके होगा तो इस केस में क्या होगा, ए जेड से बनेगा क्या, जेड -1 और ए, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। यहां पे क्या बनता है, एक पॉजिटिव, इसी का ऑपोजिट एक कोई पार्टिकल बनेगा जिसकी चार्ज होगी पॉजिटिव, और इसे हम कहते हैं बीटा प्लस पार्टिकल, जिसे हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। और साथ ही में एक और सब एटॉमिक पार्टिकल जिसे हम कहेंगे क्या, न्यूट्रिनो। सो दिस इज एंटी न्यूट्रिनो, दिस इज न्यूट्रिनो। यहां पे बहुत ही सुंदर सा एक एग्जांपल दिया गया, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। यहाँ पे कौन से एटम की बात की गई, देखो कार्बन 14 एटम का बीटा डीके हुआ तो ये बनी क्या, नाइट्रोजन 14 एटम, ठीक है, कार्बन 14 वाले आइसोटोप का डीके हुआ, नाइट्रोजन 14 एटम, ये नाइट्रोजन 14 ये बन गया प्रोडक्ट, और साथ ही साथ एंटी न्यूट्रिनो एंड एक इलेक्ट्रॉन का यहां से एमिशन हुआ, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन या फिर इस ये वाली जो पार्टिकल है इसे हम बोल रहे हैं बीटा माइनस पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, इसे हम कह रहे हैं पॉजिट्रॉन, ओके। नाउ मूविंग ऑन, अगर मैं इसके एनर्जी की ग्राफ करूं, बीटा एमिशन की एनर्जी की ग्राफ बताऊं विथ इंटेंसिटी, तो हम ये एक स्पेक्ट्रम देख सकते हैं।
राइट। तो ये जो स्पेक्ट्रम होगी ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगी, ठीक है। ये किसके एग्जांपल दी गई है? 210 बिस्मथ की, बिस्मथ वाले जो न्यूक्लियस है इसकी एग्जांपल दी गई है, इसकी एनर्जी स्पेक्ट्रम दी गई है जब इसका बीटा डीके हो रहा था, ठीक है, जब इसका बीटा डीके हो रहा था। ओके, अब गामा डीके की अगर मैं बात करूं तो गामा डीके से कोई जैसे अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल या फिर बीटा पार्टिकल एक मिल रही थी, बट गामा डीके में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई हमें पार्टिकल नहीं मिल रही। तो हम क्यों गामा डीके कह रहे हैं? तो गामा डीके में हमें रेडिएशंस मिलते हैं जिसे हम कहते हैं गामा रेडिएशंस। अच्छा, ये कब होती है? ये कब होती है? जब एक पेरेंट न्यूक्लियाई जो कि हाई विथ हैविंग वेरी हाई एनर्जी एट सम एक्साइटेड स्टेट, जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में, अपने डॉटर न्यूक्लियर जो कि वो एक ग्राउंड स्टेट में पहुंचना चाहती है, तब एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी साथ ही साथ गामा रेडिएशंस जो है वो रिलीज होते हैं। तो ये तब होता है। तो अब देखो, गामा रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। गामा डीके इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एमिशन ऑफ एन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ एन एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई क्या है? एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी की गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आपको पता है क्या रहता है? फोटॉन्स रहते हैं सर, आपने तो बताया था ये जब हम डुअल नेचर कर रहे थे, राइट। फोटॉन्स रहता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये जो फोटॉन्स है ये पहले से ही न्यूक्लियस में नहीं रहता है, राइट। आपको लगेगा ना कि सर न्यूक्लियस में फोटोन होगा तभी तो वो एमिट करेगा, नहीं, पहले से न्यूक्लियस में कोई फोटॉन्स नहीं रहता है। तो फोटॉन्स क्रिएट होते हैं, कब क्रिएट होते हैं? जब ये एनर्जी लेवल शिफ्ट हो रहा होता है या फिर जब ये एमिशन का पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, ओके, तब फोटॉन्स को क्रिएट किया जाता है। तो जनरली जो गामा रेडिएशन या फिर गामा डीके होती है वो अल्फा या बीटा डीके के बाद होती है, अल्फा या बीटा डीके के बाद होती है, ठीक है। अल्फा बीटा डीके होने के बाद सपोज एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, इसका अल्फा डीके या फिर बीटा डीके हुआ, अब ये एक डॉटर न्यूक्लियाई बना, ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई बना। अब ये डॉटर न्यूक्लियाई हाईली अनस्टेबल है और इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, राइट। ये जिस एनर्जी लेवल में है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएगी, ठीक है। बात को समझ रहे हो ना? एनर्जी लेवल का सारा खेल है यहाँ पे। एनर्जी लेवल किसी हाईली एक्साइटेड एनर्जी लेवल पे है, ठीक है। अब ये क्या करेगी? अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये ग्राउंड स्टेट में जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग इज द वर्ल्ड, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम और मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी की तरफ सब मूव करते हैं, राइट। तो इसीलिए क्या हो रही है? ये स्टेबल होने के लिए बहुत हाई रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने आप से रिलीज कर रही है, और ये रिलीज करने के बाद ये खुद ग्राउंड स्टेट में पहुंच रही है, ठीक है। तो इसी रेडिएशन जो रिलीज इसने किया है इसको हम क्या कह रहे हैं? गामा रेडिएशन। देखो यहां पे और एक इसका स्टेटमेंट पढ़ा जाए तो वेरी हाई एनर्जी गिवन आउट एक्सेस एनर्जी इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द अनस्टेबल न्यूक्लियस, राइट, अनस्टेबल न्यूक्लियस। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहां पे तो कोबाल्ट 2760 ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये एक न्यूक्लियस है, ये क्या हो रही है? बीटा डीके होने के बाद इसके पास इतनी एनर्जी है, फिर ये बीटा डीके होने के बाद इसके पास इतनी एनर्जी है। अब ये क्या हो रही है? स्टेबल फॉर्म जो कि इसकी ग्राउंड स्टेट में है, राइट, स्टेबल फॉर्म में ये डीके हो रही है। ये यहां पे ये पहुंच गया, ये क्या हुआ? इसका एक्साइटेड स्टेट ही है, लेकिन यहां पे बीटा डीके इसका हो गया। अब ये जो रीजन है ये हाईली अनस्टेबल रीजन है, ठीक है, हाईली अनस्टेबल रीजन है। तो इसके बाद इसका गामा एमिशन हुआ या फिर गामा डीके हुआ, जिसके वजह से ये अपने स्टेबल स्टेट, ये क्या है? डॉटर न्यूक्लियाई, ये क्या है? पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाई ये पहुंची है। और ये डॉटर न्यूक्लियाई कौन सी है? 6028, ओके। 6028 का मतलब देखो यहां पे बीटा डीके ही हुआ था। 6028 यानी कि पहले ये क्या थी? 27 थी, अब इसका 28 हुआ है। तो कौन सा डीके हुआ? तो नेगेटिव गामा डीके हुआ या फिर बीटा माइनस डीके हुआ है, ठीक है।
बीटा माइनस डीके होने के बाद ये है इसकी डॉटर न्यूक्लियाई। इस डॉटर न्यूक्लियाई की एक्साइटेड स्टेट ये वाली थी, ठीक है, और ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए गामा रे का गामा एमिशन किया या फिर गामा डीके किया, तब जाके ये ग्राउंड स्टेट में पहुंची, जब यह जहां पे ये स्टेबल हो सके, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या जानते हैं कि गामा रेडिएशन में एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आती है, ठीक है। अगर एक न्यूक्लियाई हो जिसकी एटॉमिक मास है A एंड एटॉमिक नंबर है Z, तो इसका गामा डीके होगा तो एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट गामा रेडिएशंस जो है वो एमिट होंगी, गामा रेडिएशंस जो है वो एमिट होंगी। समझ में आ रही बात? तो गामा डीके जनरली अल्फा या बीटा डीके होने के बाद ही होता है, बट कुछ न्यूक्लियस में ये खुद ब खुद गामा डीके कर सकती है, राइट, जो हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस होती है। ओके, अब अल्फा बीटा या फिर गामा रे के बारे में थोड़ा समझते हैं, इनके प्रॉपर्टीज का थोड़ा एक टेबल के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। देखो नेचर कैसा होता है अल्फा रे का, पॉजिटिवली चार्ज, जिसे हीलियम 24 हम कहते हैं, इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं। बीटा रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती है और बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जिसे कहते हैं हम बीटा पार्टिकल्स। ओके, गामा रे आर अनचार्ज्ड, राइट, अनचार्ज्ड, 0.0a इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मतलब इसके सिमिलर है 0.0 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। ओके, चार्जेस इसकी बात करें, इसमें +2e चार्ज, इसमें -e चार्ज, इसमें कोई अनचार्ज होती है, गामा रे में कोई या फिर गामा रेडिएशंस चार्ज नहीं होती। मास की बात करूं तो 6.64 into 10⁻⁻27 kg, दिस इज 9.1 into 10⁻⁻31 kg, दैट इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन की चार्ज के बराबर, और इसकी मास 0, ठीक है। रेंज क्या है, -10 सेंटीमीटर इन एयर, कैन बी स्टॉप्ड बाय 1 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। गामा रे को अल्फा रे को स्टॉप करने के लिए 1 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम प्लेट हमें चाहिए। ओके, बीटा रे की बात करूं, अप टू अ फ्यू मीटर इन एयर, कैन बी स्टॉप्ड बाय थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, नाउ अगर मैं गामा रे की बात करूं तो सेवरल मीटर, बहुत मतलब बीटा और अल्फा से भी ज्यादा इसकी रेंज है गामा रेडिएशंस की। ओके, कैन बी स्टॉप्ड बाय थिक लेयर ऑफ लिड। ओके, नेचुरल सोर्स क्या है, नेचुरल रेडियो आइसोटोप्स इसके कौन कौन से हो, तो यूरेनियम 23692 ये इसका नेचुरल रेडियो आइसोटोप है। इसकी नेचुरल रेडियो आइसोटोप दैट इज कोबाल्ट 68, और एक्साइटेड न्यूक्लियाई फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ गामा डीके। कोई भी एक्साइटेड न्यूक्लियाई जो कि बीटा डीके के बाद फॉर्म हो रही है, अल्फा डीके के बाद फॉर्म हो रही है, वही इसकी एग्जांपल हो जाएगी, एक्साइटेड न्यूक्लियाई। ओके, समझ में आ रही बात करते हैं फिशन के बारे में, न्यूक्लियर फिशन। अगर सिंपल से इसके मैं डेफिनेशन की सिर्फ बात करूं तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान है कि एक हेवी न्यूक्लियाइज जो कि स्प्लिट हो रही है दो लाइटर न्यूक्लियाई में, और इस फेनोमेना में बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। इस फेनोमेना को हम कह रहे हैं क्या, न्यूक्लियर फिशन। सिंपल सी बात है, व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शन, नाउ दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एट न्यूक्लियर फिशन। अच्छा, ये प्रोसेस हो कब रहा है, देखो यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक हेवी न्यूक्लियाई ले रहे हैं और इसको एक न्यूट्रॉन से बोम्बार्ड करवा रहे हैं। ये न्यूट्रॉन कैसा होना चाहिए, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एक यूरेनियम 23592 वाली एक न्यूक्लियस लिया हमने, राइट, एक न्यूक्लियस, किसी एटॉम के एक न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, ठीक है, और उसको मैंने न्यूट्रॉन से बोम्बार्ड करवाया। तो इसके जो हमें मिल रहा है, इसका जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो क्या है कि एक ये जो न्यूक्लियस है ये क्या बन रही है, एक पहले तो कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म होता है, ये आपको पता है, दैट इज 23692, और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट एनर्जी रिलीज हुई। साथ ही साथ दो लाइटर न्यूक्लियस में ये स्प्लिट हो गई, एक है बेरियम 14456 और एक है क्रिप्टन 8936, और इसमें क्या रिलीज हुआ, 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए, 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए। तो ये क्या है, न्यूक्लियर फिशन। ये क्या है, न्यूक्लियर फिशन। अगर इसकी मैं इक्वेशन की बात करूं तो मैं सिंपली यहां पे लिख सकता हूं U92
235 splits into +1 न्यूट्रॉन, ठीक है, +1 न्यूट्रॉन +1 न्यूट्रॉन की वैल्यू, इसको न्यूट्रॉन को हम कैसे दिखाएंगे, 0 1 से। इससे क्या रिलीज हुआ, बेरियम 144 56 प्लस क्रिप्टन 89 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन, ओके 3 न्यूट्रॉन। अच्छा, इसका जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो ये वाली स्टेट है, दैट इज 236 92, और इसी पूरे रिएक्शन में अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी रिलीज हुई है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा रिएक्शन जहां पे एक हेवी न्यूक्लियाई स्प्लिट होके दो लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होती है, और साथ ही साथ बहुत सारे क्या ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज करती है। इसके क्यू वैल्यू की मैं बात करूं तो क्यू वैल्यू हम क्या देखे थे, क्यू वैल्यू क्या होगी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की क्यू वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, तो क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, मास ऑफ यूरेनियम प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ बेरियम प्लस मास ऑफ क्रिप्टन प्लस मास ऑफ 3 न्यूट्रॉन, राइट, इंटू C²। ये क्या आ गई, इसकी क्यू वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, इसकी क्यू वैल्यू आ गई, ओके। देखो यहां पे हमने न्यूट्रॉन को किस तरह कंसीडर किया है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, बट एक ऐसा भी एक्सेप्शन है, अगर आप यूरेनियम 238 वाली 238 वाले न्यूक्लियस को यूज कर रहे हो, तो इसके लिए आपको फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए, ये एक्सेप्शन है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए, ओके। तो न्यूक्लियर फिजन के बारे में हमने समझा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चेन रिएक्शन को। तो चेन रिएक्शन को किस तरह से समझे, देखो न्यूक्लियर फिजन में जो हमने समझा था, न्यूक्लियर फिशन के बारे में हमने समझा, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 3 और न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर एक सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल लेते हैं, एक रेडियो एक्टिव सैंपल में बहुत सारे एटम है, उसमें हर एक जितने एटम है उतने न्यूक्लियस है, मतलब बहुत सारे एटम यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस का अगर मैं एक न्यूट्रॉन से इसका अगर एक न्यूट्रॉन से ये टकराने के बाद या फिर कोलाइड होने के बाद एक इतनी अमाउंट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज कर रही है, साथ ही साथ 2 लाइटर न्यूक्लियस भी रिलीज कर रही है, और क्या रिलीज कर रही, 2 लाइटर न्यूक्लियस फॉर्म हो रहे हैं, और रिलीज क्या हो रहा है, 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। अब ये बाकी के जो 3 न्यूट्रॉन है ये भी तो किसी न्यूक्लियस से जाके टकरा सकते हैं, राइट, किसी न्यूक्लियस से जाके टकरा सकते हैं, एंड सेम फिर से 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, तो एक जैसे ये चेन टाइप का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम कहते हैं चेन रिएक्शन। तो फर्स्ट जनरेशन देखो क्या हो रही है, एक न्यूट्रॉन ने स्प्लिट किया कितने में, एक न्यूक्लियस में। अब मैं कंसिडर करता हूं, चलो एक रिएक्शन में से एक न्यूट्रॉन कोलाइड हुआ एक न्यूक्लियस से, जिसमें से सपोज 2 न्यूट्रॉन और रिलीज हुए, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन और रिलीज हुए। तो जनरली देखो क्या होता है, यहां पे हमने जो एग्जांपल दिया था उसमें 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे थे। अब डिफरेंट अगर मैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस लूं या फिर डिफरेंट न्यूक्लियस लूं, तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे। तो एटलीस्ट अगर 2 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे, एटलीस्ट अगर 2 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे, तो वो 2 न्यूट्रॉन आगे के किसी न्यूक्लियस से जाके टकरा सकते हैं। सेम फिर से 2 न्यूक्लियस आएंगे तो 2 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, फिर किसी 2 न्यूक्लियस से टकरा सकते। इस तरह से एक ही बार में सपोज करते 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, और यहां पे भी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पे भी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। मतलब इस टाइप के एक
से स्टार्ट होके ये मल्टीप्लाई होते जाना, इसी को हम कहते हैं क्या? चेन रिएक्शन. अ चेन रिएक्शन रेफर्स टू अ प्रोसेस in which neutrons released in the fission produces additional fission in at least one further nucleus. एक और at least one further nucleus. Okay, this nucleus in turn produce neutrons and the process repeats. This is called nuclear chain reaction. अब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो है वो दो टाइप के हो सकती है. एक है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, एक है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन. एक चेन रिएक्शन क्या, यहाँ पे प्यारा सा वीडियो आप देख लो कि किस तरह से ये हो रहा है कि एक न्यूट्रॉन यहां से निकला. ओके, लेट मी प्ले इट अगेन. एक न्यूट्रॉन यहां से निकला, दो में स्प्लिट हुआ, फिर से एक न्यूक्लियस में, और हर एक पॉइंट पे ये एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है. अब दो तरह के हो सकते हैं. एक हो सकता है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन. अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, अगर मैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को अनकंट्रोल मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता हूं तो मुझे कुछ इस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी. इस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो सकती है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में. ओके, और कंट्रोल अगर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की जाए तो उससे हम एनर्जी को बना सकते हैं, राइट. वी कैन क्रिएट न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर पावर प्लांट इसी एनर्जी में काम करती है. तो यहां पे उस कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, जहां से हम न्यूक्लियर एनर्जी को बना सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करके न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं. तो उस टाइप के रिएक्टर को या फिर उस टाइप की जो सेटअप है उसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, जहां पे फ्यूल जो यूज करते हैं या फिर जो फ्यूल रॉड होती है जहां से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या होती है, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, जनरली यूरेनियम. ओके, जनरली यूरेनियम. ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम ऐसा क्या करते हैं ताकि हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर सके. तो इसके लिए रिएक्टर में हम यूज करते हैं कंट्रोल रॉड्स को. किसे यूज करते हैं, कंट्रोल रॉड्स को. ये रॉड्स किसके बने होते हैं, बोरॉन के बने होते हैं, बोरॉन के बने होते हैं. ठीक है, तो एटॉम बॉम्ब या फिर जो आप एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब देखते हो, इसमें अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है जिसके कारण ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. एंड वी ऑल नो द इफेक्ट ऑफ एन एटॉम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब. ठीक है, वैसे ही अगर इसे हम कंट्रोल करके यूज करें तो हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं इन द न्यूक्लियर रिएक्टर. ओके, और इसे क्या कहते हैं, जो इस न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर कंट्रोल रॉड्स. ओके, जो कि बोरॉन्स के बने रहते हैं. ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये रिसेंटली आपके सिलेबस से हट चुका है. ओके, इसलिए इस पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना ही समझाना चाहता. अच्छा, इसमें जो फ्यूल यूज होती है वो कौन सी फ्यूल है, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 233 एंड समटाइम प्लूटोनियम भी यूज किया जाता है. ओके, तो ये क्या है, ये फ्यूल्स है, फ्यूल्स है. और अगर अनकंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हुआ तो अबाउट इन 1 माइक्रोसेकेंड अबाउट 2 into 10⁻³ जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हो सकती है. एनर्जी रिलीज हो सकती है 1 माइक्रोसेकेंड में. समझ में आ रही है बात ना, कि कितना ज्यादा यहां पे एनर्जी रिलीज होता है. ओके, मूविंग ऑन टू न्यूक्लियर फ्यूजन. ये जस्ट न्यूक्लियर फिशन का उल्टा है. यहां पे क्या होती है, जैसे कि न्यूक्लियर फिशन में हम क्या पढ़ रहे थे कि एक हैवी न्यूक्लियस दो स्मॉल या फिर दो लाइटर न्यूक्लियस को प्रोड्यूस कर रही है. इसका उल्टा, यानी कि दो लाइटर न्यूक्लियस मिलके एक हैवी न्यूक्लियस को प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन इज व्हेन 2 or more atomic nucleus fuse together to form a single heavier nucleus in the reaction. और इस रिएक्शन में, in the reaction the matter is conserved, the matter is not conserved. exactly, यहाँ पे मैटर जो है वो कंजर्व नहीं होती है और बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है. ओके, तो सिंपली अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है एक ड्यूटेरियम, एक ट्रीटियम एटम का, ट्रीटियम न्यूक्लियस का. ये दोनों मिलके एक हाइड्रोजन एटम बना रही है.
राइट, हाइड्रोजन इसका सॉरी एक हीलियम न्यूक्लियस बना रही है, राइट, और साथ ही साथ एक न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है एंड सम ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये यहां पे ये इक्वेशन लिखी गई है 1H2 यानी कि ड्यूटेरियम ट्रिटियम गिव्स टू हीलियम न्यूक्लियस, ओके, गिव्स टू हीलियम न्यूक्लियस प्लस 23.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो जस्ट ये न्यूक्लियर फिशन का उल्टा है। ओके, नाउ न्यूक्लियर फ्यूजन जो होती है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये ही रीजन है कि स्टार्स, सन, इन सब में की जो आप लाइट एनर्जी आप देख सकते हो, इसमें कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर फ्यूजन चल सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का ये कंडीशन है कि ये बहुत ही हाई टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर पे ही हो सकता है। ओके, अब अगर देखो एवरी स्टार इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द सन अंडरगोज और इज अलाइव ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, राइट, और द प्रेशर एट द कोर ऑफ एनी स्टार इज ट्रेमेंडसली हाई। जो कोर में प्रेशर होती है किसी भी स्टार की, राइट, अगर मैं सन की बात करूं तो यहां पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर या फिर हाई टेम्परेचर वो रीजन होता है। अबाउट 600 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन convert into helium every second। कहां पे? सन में। 600 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन हर सेकेंड कन्वर्ट हो रही है हीलियम में। ठीक है, हीलियम में एवरी सेकेंड। सोच सकते हो आप, इसीलिए कि सन में हम जो न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन हम कहते हैं, वो किस अमाउंट में हो रहा है। ओके, समझ में आ रही बात। तो ये जो कोर होती है, जो मैं सन की कोर की बात करूं, इसकी मैं बात करूं तो इसकी जो टेम्परेचर होती है ना, ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होती है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस सन के कोर की टेम्परेचर। ठीक है, देखो, इट इज थ्रू दिस प्रोसेस दैट दे प्रोड्यूस एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट। यस, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट तो प्रोड्यूस करती ही है, और इसका कोर जो वो ऑलरेडी जिसकी प्रेशर जो है वो बहुत ही हाई रहती है, और टेम्परेचर मैं लिख ही दिया हूं कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के बराबर। इसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कुछ नहीं है, बस आपको यहां पे समझना ही है। ओके, एक और थ्योरेटिकल पे आते हैं और समझते हैं न्यूक्लियर फिशन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के। अच्छा, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये जो मैंने लिखा है, राइट। कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सन के कोर की टेम्परेचर क्या है। ओके, आई होप आपने ले लिया होगा। अब आप देखो कि इसके अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं न्यूक्लियर फिशन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, तो पहला डिफरेंस आपको पता ही है न्यूक्लियर फिशन में कि अ हेवी एटम और हेवी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम मल्टीप्लाइज इनटू स्मॉलर वंस, और इसका उल्टा होता है कि दो स्मॉलर न्यूक्लियस लाइक फ्यूज टू फॉर्म अ लार्जर न्यूक्लियस। ओके, इट डज नॉट ऑकर नेचुरली, इसके लिए हमें इसमें न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करना पड़ेगा। एंड द यूनिवर्स इज फुल ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब ये नेचुरली ऑकर हो सकते हैं। सन में नेचुरली न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, आर्टिफिशियली हम आर्टिफिशियली भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिएक्टर्स है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, जहां पे फ्यूजन को परफॉर्म किया जाता है, right, and we are getting energy from that. It produces a large quantity of energy, it produces a greater energy than fission reaction. फिशन से भी ज्यादा एनर्जी यहां पे प्रोड्यूस होती है। कहां पे? न्यूक्लियर फ्यूजन में। ओके, इट डज नॉट रिक्वायर a lot of energy to split into two, it requires a lot of energy and pressure for process to happen। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन हमने कहा था कि कहां पे होगी? जहां पे बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर होगी, जो कि सन के कोर में है। ओके, अब देखो, इसी तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर न्यूक्लियर फिशन का यूज करके
फ्यूजन में फिशन से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह के यूज करके और चेन रिएक्शन के यूज करके हम जो इंसान जो है या फिर वॉर्स में आपने देखा होगा कि एटॉम बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते हैं, राइट। इसी न्यूक्लियर बॉम्ब का जो आफ्टर इफेक्ट होता है एक सिटी पे या फिर एक किसी रीजन में, राइट, जिसमें क्या होती है लाइक घर वर तबाह हो जाते हैं, राइट। और आप जानते हैं कि ये इसमें से जो रेडिएशन निकलती है, जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलती है, ये सालों साल तक लोगों को इफेक्ट करती है। जो आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर के टाइम में हिरोशिमा और नागासाकी में जो अमेरिका ने एटॉम बम गिराए थे, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो आज भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं कि पर्सन्स आर बॉर्निंग और पर्सन जो वहां पे पीपल जो जन्म लेते हैं वो विथ सम डिसेबिलिटीज उनकी जन्म हो रही बिकॉज ऑफ दीज रेडिएशंस, राइट। तो इसे हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियर होलोकॉस्ट, राइट। न्यूक्लियर होलोकॉस्ट इज अ कैटास्ट्रोफिक सिनेरियो, राइट। अब देख ही सकते हैं कि किस तरह का सिनेरियो हो सकता है, या फिर इसके न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने के बाद या फिर एटॉम बॉम्ब गिरने के बाद जो आफ्टर इफेक्ट है इसे हम न्यूक्लियर होलोकॉस्ट कहते हैं, राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि वॉर इज गुड फॉर नो वन। ओके, तो इस तरह के आप इमेज को देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरह से बताया गया है। गूगल में आप बहुत सारे इमेजेस है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरह से जापान में जब 2 बार न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए 2 अलग अलग सिटीज में, हिरोशिमा और नागासाकी में, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या रहे हैं, राइट। तो इस तरह से हम इस चैप्टर को यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे मैथमेटिकल कुछ था नहीं, राइट, थ्योरेटिकल चैप्टर था ये। और कुछ हमने जो इंपॉर्टेंट सी चीजें पढ़ी थी जैसे कि न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, और इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की है वो अल्फा बीटा एंड गामा रेज या फिर अल्फा बीटा गामा डीके, राइट। तो जब भी न्यूक्लियर एक बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर का जो वॉर होती है या फिर एटॉम बॉम्ब कहीं पे ब्लास्ट होती है, तो आप इतना समझ लो अगर 50 kg ऑफ यूरेनियम को अगर यूज किया जाए तो उससे अराउंड 4 × 10 to the power 13 जूल ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। 4 × 10 to the power 15, not 13, actually it is 10 to the power 15 अमाउंट, इतनी अमाउंट की एनर्जी रिलीज होगी अगर सिर्फ 50 kg यूरेनियम को यूज किया जाए न्यूक्लियर फ्यूजन में या फिर एटॉमिक बॉम्ब में, जो कि आपके 20,000 kg TNT के बराबर है। TNT यानी कि जो आप बॉम्ब्स देखते हो, राइट, नॉर्मल जो अब अगर आप देखते, क्या आप थोड़ी ना देखोगे, अगर आपने कभी टीवी में या फिर आपने किसी मूवीज में जो TNTs यूज करते हैं, जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, जिसे कहते हैं TNT, क्या है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, दीज आर एक्सप्लोजिव्स। एक TNT को यूज करके लाइक एक रेडियस 2 किलोमीटर के आसपास की रेडियस, लाइक फॉर 1 kg अगर TNT यूज किया जाए तो 2 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में इफेक्ट देखी जा सकती है। उसमें इतनी ज्यादा वो एक्सप्लोजिव होती है। तो समझ लो कि अगर मैं 50 kg यूरेनियम की अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाऊं या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब को कहीं पे ब्लास्ट करूं तो मुझे अराउंड 20,000 kg टोलुइन जितनी TNT जितनी इफेक्ट मुझे देखने को मिलेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं फ्रॉम द चैप्टर न्यूक्लियस। इसके अगले पार्ट में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो इसी तरह से आप लर्नो हब के साथ बने रहिए क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।